तीन वेज कोड, सॉरी 3 लेबर कोड जो है वो पारित हुआ है। एक जो लेबर कोड था वेज कोड, वो बहुत पहले ही पारित हो चुका था। ठीक है, तो ये चारों लेबर कोड का जो है हम लोग एक जिस्ट देखने का प्रयास करते हैं, किस किस एक्ट को इसमें समाहित किया गया, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और फिर इसको जो है सो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से ये इफेक्टिव बना है, मतलब कि सही में कुछ उसमें बदलाव हुआ या उसी तरीके का है। बहुत कम समय में देखेंगे, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग के मन में हमेशा रहता है, एक है एक्ट, एक है रूल और एक है रेगुलेशन। इन तीनों में डिफरेंस की बात जो है आपके समझ में आनी चाहिए कि एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है और रेगुलेशन क्या होता है। तो एक्ट जो होता है, जो भी आपका लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो सांसद में या जो विधानमंडल है वहां कोई एक सर्टेन बिल रखती है। किसी भी पॉइंट पर कोई इशू हो सकता है, जैसे कि एक इशू है कि दहेज लेना जो है वो कानूनी रूप से उसको मना किया जाए। अगर सरकार ने ये एक निर्णय लिया तो दहेज लेना मना किया जाए, तो उसके लिए फिर उस पॉइंट पर सरकार कैसे काम करेगी, किन किन नियमों का, किन किन प्रावधानों का उसके लिए बनाएगी, चर्चा करेगी, एक बिल बनाएगी। अब वो बिल जो है में जाएगा, विधानमंडल में जाता है, वहां पारित होता है, और जो संसद में बिल पारित होगा उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति का उसमें सिग्नेचर होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, और वो बिल फिर जो है एक्ट का रूप ले लेता है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक्ट। दूसरा होता है आपका रूल। रूल एक तरह से उस एक्ट का समझ लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, या उसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका शरीर और आपकी आत्मा, आत्मा हो गई एक्ट और शरीर हो गया रूल। आत्मा जो है बिना शरीर के कोई काम का नहीं है, लेकिन शरीर भी बिना आत्मा के कोई काम का नहीं है। इसलिए दोनों का संबंध इसी तरह की, एक्ट का मूल जो उद्देश्य है वो एक्ट में छुपा हुआ है, लेकिन वो काम कैसे होगा वो सारा उस रूल के थ्रू होगा। तो ये एक तरह से प्रक्रियात्मक कानून होता है रूल। उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एक्ट का कैसे करना है, इसके लिए हम लोग रूल बनाते हैं। ठीक है, रूल को भी उसी तरह से पारित किया जाता है जैसे एक्ट को पारित करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर जो है नोटिफिकेशन सो वो इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है। जैसे कि अभी वेज कोड बना था आपको 2019 के ही सितंबर में, लेकिन अभी तक इसका रूल जो है सो फाइनल नहीं हुआ है। अभी इसका रूल, ड्राफ्ट रूल जो है सो पब्लिश्ड हुआ था। अब इसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये एक्ट जो है सो लागू हो जाएगा, सॉरी कोड जो है वेज कोड लागू हो जाएगा। तीसरा है रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है वो रूल से थोड़ा अधिक कठोर होता है और वो एक्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जनरली होता क्या कि कोई एक्ट जो बनता है उसमें फिर यदि कोई सब्सिडरी पॉइंट्स लाने होते हैं या और भी कुछ लाना होता है तो उसके लिए हम रेगुलेशन बनाते हैं। रेगुलेशन को पारित नहीं करना पड़ता है, जैसे कि रूल या एक्ट को हम लोग पारित करते हैं संसद से, उस तरह से पारित नहीं करता है, लेकिन इसको नोटिफिकेशन जो है गजट में इसका निकाला जाता है। अब ये एक पॉइंट और आप समझ लीजिए इसमें कि जो 3 पॉइंट हमने बताया आपको, एक है एक्ट, एक है आपका रूल और एक है रेगुलेशन। तो ये तो एक्ट का ही एक तरह से सब्सिडरी पार्ट होता है। एक्ट और रूल की हम बात करते हैं। एक्ट जो होता है बेसिकली, चूंकि हम अगर बात करें लेबर की, तो लेबर जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में है? लेबर का जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में? 3 तरह का लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई एक आदमी बताइए। समवर्ती सूची में है। हाँ, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो ये आपका समवर्ती सूची में है। तो इस पे जो है कानून कौन बना सकता है? दोनों, केंद्र और राज्य दोनों सर। हाँ, वेरी गुड। तो समवर्ती सूची में है तो उस पर जो है आपको केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ज्यादातर जो एक्ट है आपका वो आपका जनरली सेंट्रल एक्ट ही है। ज्यादातर स्टेट एक्ट होते हैं, सेंट्रल एक्ट होता है। और इस एक्ट को चलाना कैसे है उसके लिए क्या बनाना होगा? रूल बनाना होगा। ठीक है, इस एक्ट को चलाना कैसे है इसके लिए बनाना होगा रूल। अब जो सेंट्रल एक्ट बनता है उसको चलाने के लिए जो रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका सेंट्रल रूल हो गया। ठीक है, अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा एलएसडब्ल्यू में कई जगह, समुचित सरकार पढ़ा है? यस सर। क्या होता है कोई बताइए? समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ? सर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, वेरी गुड। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यही मतलब हुआ कि किसका वो अधिकार क्षेत्र है। किसका अधिकार क्षेत्र है कहने का मतलब, मान लीजिए रेलवे में कहीं लेबर लॉ को इन्फोर्स करना है तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो वहां समुचित सरकार केंद्र सरकार हो गई।
और सपोज कीजिए कि किसी दुकान में लेबर लॉ को इन्फोर्स करना है पटना के, तो वहां पर जो है समुचित सरकार हो जाएगी आपको राज्य सरकार, क्योंकि वहाँ राज्य सरकार का अधीनस्थ वो थी है शासन है या उसका अंडर में वो काम करता है इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल समुचित सरकार जो भी होगी, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रूल बनाती है, वो सेंट्रल रूल होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा इसका? एक्ट तो वही रहता है, लेकिन रूल सेंट्रल रूल या फिर स्टेट रूल दोनों बन सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट रूल नहीं बनता है, सेंट्रल रूल से ही स्टेट भी अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो इतना देर में आप ये समझ गए कि जो एक्ट होगा उसमें जो रूल बनता है, एक सेंट्रल रूल हो सकता है, एक स्टेट रूल हो सकता है। सेंट्रल रूल जो लगेगा वो उसका समुचित सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है वहां पे लागू होगा। जो स्टेट रूल है वो आपको एरियाज में लागू होगा। कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन निरीक्षक होगा, नहीं होगा, सारी बातें उसमें रहेगी। कुछ मामलों में सेंट्रल रूल को ही स्टेट भी अपना लेता है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर एक्ट है आपका, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। इन सारे एक्ट में स्टेट रूल नहीं है, इन सारे एक्ट में सेंट्रल रूल जो है उसी को स्टेट गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल एक्ट होता है और स्टेट रूल होता है, उससे दोनों से मिला करके उस लॉ को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि कुछ मामलों में राज्य सरकार खुद का एक्ट बनाती है, जैसे आपके सिलेबस में एक है बीएसई एक्ट, बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये जो बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जो है ड्राफ्ट शेयर किया था बहुत पहले, नया एक्ट बनने जा रहा है या मॉडल ड्राफ्ट, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट नहीं है, एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक्ट कैसे बनता है, रूल कैसे बनता है और इसमें क्या डिफरेंस है। हम लोग आते हैं अब इस कोड पर। अब इसको कोड इसलिए कहते हैं, कोड का मतलब हुआ संहिता। कोड इसलिए कहते हैं कि इसमें इसने कई चीजों को मर्ज कर दिया, एक्ट्स को। ठीक है, तो ये सारी बातें आई है किसके अंतर्गत? श्रम सुधार के अंतर्गत, लेबर रिफॉर्म। अब लेबर रिफॉर्म क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है। आप लोग को पूरा स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। तो लेबर रिफॉर्म क्या होता है? समय के साथ सब चीज में बदलाव होता है। लेबर लॉ भी समय के साथ बदलने वाला चीज है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है, हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन का एरा है, एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद जो ओपन मार्केट हो गया सब कुछ, तो हर जगह के लेबर लॉ में अलग अलग तरह के जो है सो नियम कानून है, उस हिसाब से उनका इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होता है बहुत सारा। तो उसको देखते हुए अपने यहाँ का जो लेबर लॉ है उसको भी उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अब जैसे आप लोग एक टर्म सुने होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुने होंगे आपने, जनरल स्टडी में उसको जरूर पढ़ा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। अब वो भी किससे जुड़ा हुआ है? बहुत हद तक लेबर से भी जुड़ा हुआ है वो, कि बिजनेस को कैसे हम आसान करें कि लोग यहाँ आकर के सेटअप करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्री चलाएं, जो भी करें। तो अगर हम श्रम सुधार करें इस तरह से, जैसे श्रम कानूनों में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं हो और जो समय है उसके हिसाब से श्रम कानून हो, तो फिर जो है सो देश का जो आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगा और श्रमिकों का भी हित रक्षित होगा। तो श्रम सुधार जो है बेसिकली इसी उद्देश्य से किया जाता है कि श्रमिकों का भी सुरक्षा रहे और देश का भी आर्थिक प्रगति चलता रहे। इसी श्रम सुधार के अंतर्गत ये सारे कोड लाए गए हैं। कारण इसका बहुत सारा है। अभी जितने भी एक्ट थे, मैक्सिमम एक्ट जो है आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो बेनिफिट कर रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारे एक्ट जो हैं उनका कवरेज नहीं हो पाता है। अगर कवरेज है भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है सही से। इसीलिए जो है ये आवश्यक हो जाता है कि इसकी जटिलता को थोड़ा कम करें। अब एक ही एक्ट है, सपोज कीजिए मिनिमम वेज एक्ट है, अब उसमें कितने तरीके का रजिस्टर रखना है नियोजक को। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, उसमें कितने तरीके का है। अब एक इस्टेब्लिशमेंट पे अगर 6 एक्ट लग गया और 5-5 तरीके का रजिस्टर है, तो 30 तरीके का रजिस्टर रखना है। कितनी जटिलता हो जाएगी, कोई नियोजक लेबर लॉ इंप्लीमेंट नहीं करना चाहेगा इतना जटिलता पे। तो श्रम कानूनों में एक तो विविधता भी बहुत थी, 44 तरह के श्रम कानून कहे जा रहे हैं कि अपने यहाँ लागू थे और लगभग 100 तरह के श्रम कानून माने जाते हैं। तो 44 तरह के श्रम कानून में कई सारे श्रम कानून ऐसे थे जो कि रिपीटेड हो रहे थे टर्म। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर की परिभाषा देखें तो आप देखेंगे कि कई जगह एम्प्लॉयर की परिभाषा आपको मिल जाएगी। अगर वेज की परिभाषा देखें तो मिनिमम वेज में, पेमेंट ऑफ वेज में, इक्वल रिडेम्पशन, कई जगह आपको टर्म मिल जाता है उसी तरीके का। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की परिभाषा देखें तो वो भी कई जगह मिल जाता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और परिभाषा में अंतर थोड़ा बहुत रहने से क्या होता था, बार बार वो कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो इतने सारे कानून है और एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्यों ना उसको मिला करके मर्ज करके सिंगल डेफिनेशन बनाए, सिंगल टर्म बनाए और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उसको लाए। इसीलिए ये कोड लाया गया कि जो मिलते जुलते एक जैसे एक्ट थे। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री एक्ट है, आपने पढ़ा होगा। यस सर। कब का है फैक्ट्री एक्ट?
1948 1948 का। तो 1948 का फैक्ट्री एक्ट है और एक है बीड़ी सिगार एक्ट, उसके बारे में भी सुना होगा। कब का है? 1966 का। हाँ, वेरी गुड। तो बीड़ी सिगार एक्ट और फैक्ट्री एक्ट दोनों ही जो है आपको प्रोटेक्टिव एक्ट है, सुरक्षात्मक उपाय के लिए लाया गया है एक तरह से। अब दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है, तो उसने उनको मर्ज कर दिया, दोनों को एक ही जगह ले आया है आपको एसएच कोड में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड वाले कोड में। तो कहने का मतलब कि जहां सिमिलरिटीज थी, समानता थी, उस जटिलता को कम करने के लिए और उसको सिंपल करने के लिए एक जगह ले आया। अब हम इस पूरे बात को अगर हम एक टर्म में समाहित करें तो ऐसे समझिए कि जैसे देश आजाद हुआ तो घर बनाना था एक, तो कभी सीमेंट ले आए, कभी बालू खरीद के ले आए, कभी ईंटा खरीद के ले आए, जब जो मिला जोड़ते गए, अब वो घर हो गया बेढंगा। अब हम क्या किए, घर को तोड़ दिए, अब मेरे पास सीमेंट बालू ईंटा गिट्टी छड़ सब है, अब बस उसको एक सुंदर सा घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हुआ है लेबर कोड का रिफॉर्म में। हमने सारे एक्ट के डेफिनेशन वगैरह सबको ले लिया है, इसमें कोई नया टर्म नहीं लाया बहुत ज्यादा, उन्होंने पहले से जो भी डेफिनेशन है, जो भी प्रोविजन है, उन्हीं को रखा है। बस उसमें जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, और जितना भी रिपीटेशन था डेफिनेशन में या सेक्शन में, उन सारे रिपीटेशंस को हटा करके एक उसको जो है सिंगल पिलर पे लाने का प्रयास किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे इफेक्टिव होगा, श्रम सुधार अगर अच्छा रहेगा, लेबर लॉ आसान होगा तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लेबर लॉ अगर बहुत सिंपल हो जाए तो फिर जो है सो श्रमिकों को बहुत फायदा नहीं होगा। ये बात सही है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, कोई भी लॉ सिंपल हो या हार्ड बहुत उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन। तो और दूसरी बात है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा देश का तो श्रमिकों का भी अल्टीमेट ग्रोथ होना ही है उससे। उसके अलावा इस बार स्किल को भी जोड़ा गया है लेबर लॉ में, आप देखेंगे आगे चल के मैं बताऊंगा उसको, स्किल वगैरह को जोड़ा है। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा जो है सो बना रहे सब कुछ, इसके लिए भी लेबर लॉ में चेंजेस बहुत जरूरी था, तो इसीलिए श्रम सुधार के तहत जो है ये सारे काम किए गए हैं। किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो श्रम संहिता आई है इसमें अभी फिलहाल 4 श्रम संहिता आपको बना है टोटल, और टोटल उसमें 29 एक्ट्स जो हैं समाहित किए गए हैं। ठीक है, पहला आपका बना है वेतन संहिता 2019 का, ये पिछले ही साल सितंबर में पारित हो गया था, कोड ऑन वेज, इसमें 4 एक्ट आपका मिला हुआ है। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, इसमें 3 एक्ट है आपका। कौन कौन सा एक्ट है आगे मैं बता दूंगा। तीसरा है आपका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, इसको ओएसएच कोड हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड कोड, इसमें 13 एक्ट जो है मर्ज किया गया है। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसमें 9 एक्ट आपको मर्ज है। ये 13 एक्ट, 9 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट वही एक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, समझिए उनको एक जगह ला दिया और उनके सारे परिभाषा को सिंगल कर दिया है। अब बात करते हैं हम वेतन संहिता की, तो वेतन संहिता में कोड ऑन वेज में 4 एक्ट जो है उसमें वो है आपको, एक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, दूसरा है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, तीसरा है समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976 और चौथा है बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ये 4 को एक जगह लाया। अब समझिए, आप देखिए यहीं पे लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा इसको लाने का। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो वेतन संहिता है, टर्म क्या है, वेतन यानी कि वेज, ठीक है। अब आप देखिए ये न्यूनतम मजदूरी किससे रिलेटेड है, वेज से रिलेटेड है। वेतन भुगतान ये भी किससे रिलेटेड है, वेज से ही रिलेटेड है। समान पारिश्रमिकी इक्वल रिनोमिनेशन ये किससे रिलेटेड है, वेज से रिलेटेड है। और बोनस ये भी वेज से ही रिलेटेड है। इन चारों को मर्ज किया, जितने भी वेज से रिलेटेड थे सबको एक जगह ले आया। अब इसमें नियोजक की परिभाषा अलग, इसमें अलग, लगाने के समय में बहुत तरह का कंफ्यूजन, कौन कहाँ लगेगा, कौन किस पे नहीं लगेगा, वो सब अब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उसमें रहेगी नहीं। दूसरी बात की जो बहुत तरीके का उसमें मल्टीप्लिसिटी था कई टर्मों में, वो टर्म भी अब सिंगल हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे। तो ये 4 संहिता में, इसमें 4 जो है सो अधिनियम को समाहित किया है वेतन संहिता में। इस पूरे संहिता को अगर हम लोग देखें तो ये संहिता आपको सितंबर 2019 में पारित हुआ है। वर्तमान स्थिति अभी भी पारित नहीं हुआ है, ड्राफ्ट रूल बन गया है लेकिन ड्राफ्ट रूल फाइनल नहीं हुआ है, अभी इसको पारित होना है और ये अभी लागू नहीं है, एकदम याद रखिएगा, इसको अभी लागू नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो चारों कोड है उस चारों कोड में सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखती है गवर्नमेंट, उस कोड के बिल में लिखा हुआ है कि ये उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से सरकार इसको लागू करेगी।
यानी कि जब भी कोड लाना होगा या लगाना होगा तो सरकार उसके लिए फिर एक डेट निकालेगी कि यह वेज कोड जो है आपको 31/12/2020 से प्रभावी हो जाएगा, ऐसा करके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस डेट से ये वेज कोड प्रभावी होगा, तब जा करके अभी जो एग्जिस्टिंग 4 एक्ट हैं यानी मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेज, इक्वल रिम्यूनरेशन और बोनस एक्ट, ये चारों तब जा करके खत्म हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। अभी ये रिपील नहीं हुआ, अभी इनका निरसन नहीं हुआ है जब तक कि ये कोड लागू नहीं हो जाता। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी तक सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया। ठीक है, कोड बन जाना या एक्ट का आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट बने, रूल बने और उसको सरकार कब से लागू कर रही है, ये 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है? यस सर। इसमें कुल 9 चैप्टर हैं। वेतन संहिता जो बनी है इसमें 4 एक्ट हैं और जैसे कि आप देखते होंगे हर एक्ट में भी चैप्टर था, उसी तरह इसको भी 9 चैप्टर में बांटा है। कुल 68 इसमें जो है धाराएं हैं। आपको सबसे छोटा कोड यही है एक तरह से समझ लीजिए। और इसमें 4 अनुसूची है, शेड्यूल है। जैसे कि कई सारे एक्ट में आपने पढ़ा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में पढ़ा होगा, कई तरह के शेड्यूल होते थे उसमें, या एम्प्लॉय कंपनसेशन में शेड्यूल्स होते थे, पीछे लगी रहती है एक्ट के। तो शेड्यूल, इसमें 4 शेड्यूल है। जो चैप्टर इसके 9 हैं उसमें आपको जैसे कि पहला चैप्टर है आपका डेफिनेशन से रिलेटेड, दूसरा चैप्टर है मिनिमम वेज से रिलेटेड, तीसरा चैप्टर है पेमेंट ऑफ वेज से रिलेटेड, चौथा चैप्टर है बोनस से रिलेटेड, पांचवा चैप्टर आपका है सलाहकार बोर्ड से रिलेटेड, छठा है उसका रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह से, सातवां है सुकारक। ये सुकारक टर्म का मतलब ये हुआ कि पहले आप कई जगह पढ़ते थे निरीक्षक, इंस्पेक्टर, अब ये इंस्पेक्टर टर्म को इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं हटा दिया है या इग्नोर किया है। इंस्पेक्टर टर्म से थोड़ा सा क्या होता है कि इंस्पेक्टर राज वाली कॉन्सेप्ट जो है सो चाह रहे हैं कि हटाएं हम इसको, और उसके जगह फैसिलिटेटर का शब्द जो है उन्होंने यूज किया है, यानी जो सहायता कर रहा है उसको, नियोजक को हेल्प कर रहा है उसके बिजनेस को रन करने में, तो इसीलिए ये टर्म आ रहा है सुकारक या सुकरकर्ता करके वर्ड आता है। और उसके बाद चैप्टर 8 है उसका पेनल्टी प्रोविजन और चैप्टर 9 में मिसलेनियस प्रोविजन। तो ये 9 चैप्टर हैं। उसी तरह से उसके 3 अनुसूची हैं जिसमें कि बोनस रकम की गणना या और सब बातें का जिक्र किया गया है कैसे करना है। तो ये वेतन संहिता का कुल जो आपका 68 सेक्शन और 9 चैप्टर है उसका ये आपका रूपरेखा हुआ। इसके मुख्य बिंदु अगर कुछ कुछ हम आपको बता दें, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का, कि केंद्र सरकार जो है एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करेगी। और ये जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करेगी, सपोज कीजिए इसने 500 रुपया निर्धारित कर दिया राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, तो उससे जो नेशनल लेवल जो होगा मिनिमम वेज का, उस नेशनल लेवल से नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है सो अपने यहाँ का मिनिमम वेज फिक्स नहीं करेगी। मिनिमम वेज फिक्स करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया गया है, लेकिन एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सरकार, केंद्र सरकार फिक्स करेगी। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार चाहे तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन रख सकती है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उसको बांट सकती है, या जो भी करेगी वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यहाँ पर भी है कि 5 साल के बाद, जैसे कि आपने मिनिमम वेज एक्ट पढ़ा होगा था कि 5 साल के बाद उसका रिवीजन करना होता है, यहाँ भी 5 साल के बाद उसका रिवीजन किया जाएगा। और जो ओवर टाइम पेमेंट वगैरह की बात है वो सामान्य के दर से दुगुने से कम नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ भी क्लियर की गई है। उसके बाद जो है जो बोनस की बात कही गई है कि जो भी उसको प्रॉफिट होगा उसका जो है सो 8.33% और या अधिकतम 20% तक जो है सो उसको बोनस वगैरह दिया जा सकता है। जो पेमेंट है उसको, जैसे आपने पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में पढ़ा होगा, इधर हाल में ही उसका जो है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आया था नोटिफिकेशन कि उसको जो है करेंसी के अलावे चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट किया जा सकता है वर्कर को, तो वो बात जो है इसको उन्होंने इस कोड में समाहित कर दिया है। इसके बाद दूसरा जो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि सरकार जो है सो फैसिलिटेटर की नियुक्ति करेगी, जो मैंने आपको बताया है, जो कि देखेंगे कि एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं सही से, नियोजक क्या गलती कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन में, सही से इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसके ऊपर जो एक्ट के अधीन जो प्रावधान है उसके उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अलग अलग तरीके के जो आपको अपराध हैं उसके लिए अलग अलग तरीके का दंड दिया गया है, जैसे कि 50,000 रुपये तक का जुर्माना है कई सारे मामलों में, जिसको और भी बढ़ाया जा सकता है अगर दूसरे बार होगा। इसके अलावा अगर अपराध को दोहराता है तो वो जुर्माना बढ़ करके 1 लाख रुपया तक का हो सकता है, 3 महीने तक का कारावास हो सकता है। तो पेनल्टी प्रोविजन जैसे कि आप पहले के एक्ट में देखते होंगे कहीं 500 रुपया था, कहीं 2500 रुपया था, कहीं 5000 रुपया था, तो अब
इस कोड में जो है, किसी भी कोड में आपको 50,000 1 लाख रुपया से कम के आसपास नहीं है पेनल्टी, सब जगह वही है। तो पेनल्टी प्रोविजन को थोड़ा और भी टफ किया गया। अब आप कहेंगे कि भाई कोड आ गया एकदम लेबर के विपक्ष में आ गया, ये आ गया, तो पेनल्टी प्रोविजन तो हैवी किया ना, उन्होंने एक डर तो बनाया है इस कोड का। एकदम से आप कैसे कह सकते हैं कि कोड लेबर के फायदे के लिए नहीं है या लेबर के हिसाब से नहीं सोचा गया। दूसरी सारी बातों को अगर उन्होंने इजी किया, स्मूथ किया, तो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा। तो कोड जो है सुनिश्चित रूप से एक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से लागू करना आसान होगा। और दूसरी एक और बड़ी बात है कि इन्होंने हर कोड में ये भी स्पष्ट कर दिया कि कहाँ लगेगा। कई सारे एक्ट में अभी भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको लगाना है यहाँ पे, नहीं लगाना है। ये इस कोड के आने के बाद हमको लगता है कि ये तरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा कि कोड अब कहाँ लगेगा ये स्पष्ट नहीं हो रहा है या कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता। इसको हम लोग IR कोड कहते हैं शॉर्ट में, उसको वेज कोड कहते थे, इसको IR कोड कहते हैं, औद्योगिक संहिता। धन गुप्ता जी कृपया इस प्रकार से न लिखें और इसको इस प्रकार से जो है बाधित न करें। ठीक है, तो औद्योगिक संहिता जो है आपको क्षमा चाहेंगे सर, ये गलती से हो गया सर, ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे हो गया, क्षमा चाहेंगे। ओके, अच्छा कोई नहीं। ये जो औद्योगिक संहिता है इसमें आपको 3 एक्ट जो है मर्ज किया गया है। ठीक है, आपने इन तीनों एक्ट के बारे में से 2 एक्ट को जरूर जाना होगा। म्यूट कर लीजिए माइक, इनका है। इन 3 एक्ट में 2 के बारे में आपने जरूर जाना होगा। एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ID एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, और दूसरा आपका ट्रेड यूनियन एक्ट। ये ID एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ID एक्ट में आपको जो है एक मशीनरी का जिक्र किया गया है कि यदि कर्मकार और नियोजक के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है। अच्छा, इसमें से कोई ये बताएंगे कि औद्योगिक विवाद जो होता है वो उसके तहत कौन कौन तरह का विवाद, किसके किसके बीच का विवाद को हम लोग जो है सो औद्योगिक विवाद मान सकते हैं? श्रमिक नियोजक, नियोजक नियोजक, श्रमिक और श्रमिक का। हाँ, श्रमिक या श्रमिक के बीच में हो सकता है, श्रमिक या नियोजक के बीच में हो सकता है, और या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर्स के बीच में, या उसमें एस भी लग रहा है, मतलब कि उनका ग्रुप अगर होगा तो उनके बीच में भी हो सकता है। तीसरा जो एक्ट है इसमें वो है आपको औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग इसको स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कहते थे। ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है, माइक बंद कर लीजिएगा, देख लेते हैं हम लोग, माइक बंद कर लीजिएगा। क्या कहेगा बताइए। सर सबको म्यूट कर दीजिए सर। हाँ, चूंकि हम आपको होस्ट बना दिए तो हम म्यूट नहीं कर सकते। आप होस्ट, आप हम म्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सर किसी पर भी क्लिक करके उनको म्यूट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम म्यूट कर देंगे। पता तो चले बोल कौन रहे हैं। कौन? नहीं, कोई एक तरफ से नहीं पता है, आप पता करिएगा सब। सवेरे फोन की। अच्छा, कितना चल रहा है माइक भाई? चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। यस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये 3 एक्ट जो है आपको बेसिकली इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो है मर्ज किया गया है। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बेसिकली एक तरह से समझिए कि जैसे आपका नौकरी होता है तो आपका एक स्थापना होता है कि उसमें नियम कानून होते हैं, आपका कैसे नियुक्ति की जाएगी, आपका कैसे प्रोन्नति होगा, HR से रिलेटेड रूल्स होते हैं। तो समझ लीजिए एक तरह से वही चीज है। बहुत डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का चीज नहीं है। और ये औद्योगिक विवाद अधिनियम आपने पढ़ा होगा, इसमें एक मशीनरी का जिक्र किया गया था कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा एम्प्लॉयर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में, या एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपने पढ़ा होगा लेबर कोर्ट के बारे में, लेबर ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ा होगा, पंचायत के बारे में, मध्यस्थता के बारे में, मीडिएशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारा जो है उसके अंतर्गत आता था। और ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियंस को कैसे रजिस्टर्ड करना है, प्लस उसका कैसे फंक्शन होगा, उनको क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, ये सारी बातें ट्रेड यूनियन एक्ट में आती है। ये तीनों को उन्होंने इसलिए मर्ज कर दिया कि तीनों मिलते जुलते थे और एक तरह से रिलेशन को मेंटेन करते हैं लेबर लॉ में बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इसीलिए इन्होंने औद्योगिक संबंध संहिता करके इसका नाम रखा और इसमें तीनों एक्ट को मर्ज किया है। अब अगर इस एक्ट को, इस कोड को देखें तो यह कोड का अभी वर्तमान स्थिति ये है कि अभी पारित हो गया है ये आपको सितंबर 2020 में,
और इसका नियम अभी नहीं बना है, क्योंकि अभी पारित ही हुआ है। पारित होने के बाद नियम बनता है, अभी लागू नहीं है ये भी। जैसे वेज कोड लागू नहीं है, वैसे ये भी अभी लागू नहीं हुआ है। कुल 14 चैप्टर है इसमें आपको, जैसे कि आपका पिछला था उसमें कुल 9 चैप्टर था वेज कोड और 68 सेक्शंस थे। इसमें कुल 14 चैप्टर और 104 सेक्शन है आपको, ठीक है। और 3 शेड्यूल इसमें दिया गया है। अगर चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर, अगर आपने आईडी एक्ट का चैप्टर पढ़ा होगा या याद होगा तो उनसे मिलता जुलता है। जैसे कि एक तो हर का चैप्टर पहला जो है प्रारंभिक रहता है, जिसमें डेफिनेशन वगैरह या फिर कहाँ क्या नाम से बोला जाएगा, कब से लागू है, ये सारी बातें होती हैं। सेकंड चैप्टर है द्विपक्षीय मंच, जिसमें कि दोनों जो है आपका कर्मकार और नियोजक के बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद ट्रेड यूनियंस की बात है। अस्थायी आदेश चौथा चैप्टर है। तब्दीली की सूचना, उसके बाद ये सारा जो आईडी एक्ट में है आपको। विवादों का मध्यस्थता के लिए स्वेच्छा निर्देशन करना, कि कोई भी अगर विवाद हो गया तो उसको मीडिएशन के लिए दोनों में से कोई पक्ष चाहे तो भेज सकता है। उसके बाद औद्योगिक विवाद के समाधान के लिए जो तंत्र हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि अभी का जो हम पढ़ते हैं उसमें कार्य समिति आती है आपको, चाहे आपका जो है सो लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल्स वगैरह आते हैं, वो सारा तंत्र का जिक्र है। हड़ताल और तालाबंदी नेक्स्ट चैप्टर है 8वां। 9वां चैप्टर में आपको कामबंदी, छटनी और बंदी, ये सब कुछ आज के समय में भी है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जितने भी इन्होंने कोड बनाए हैं, अभी तो एक रफ मैंने व्यू दिया है उस पर, तो मैक्सिमम चीज वही है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इन्होंने डेफिनेशन वगैरह को सुधारा है और रिपीटेड जो डेफिनेशन या टर्म थे उनको हटाया है। बाकी चीजें वही एक्ट का उठा करके चिपकाया गया है। तो वैसा मैंने बताया, वैसा सिंपल सा घर उन्होंने बनाने का कोशिश किया अपने सारे मटेरियल को लेके। कामबंदी छटनी के संबंध में विशेष उपबंध, आपने पढ़ा होगा विशेष उपबंध के बारे में। अभी के समय में कोई बता सकते हैं विशेष उपबंध कितने श्रमिक पे लगता है? 100 पे। और कोई इधर अमेंडमेंट हुआ है क्या उसमें? यस सर, 300 कर दिया गया। हाँ, बिहार में और कई स्टेट्स ने अपना किया है अमेंडमेंट। सेंट्रल एक्ट में अभी भी 100 ही है, लेकिन बिहार और कई स्टेट ने इसको अमेंड किया है, 300 किया। बिहार में 300 पे कर। बने जो अब हाँ अब जो 300 का अमेंडमेंट है ना 25 के में, वो थोड़ा सा अलग, उसको लोग अलग विचार करेंगे। अभी तो 300 नहीं 100 माना जाए बिहार में। नहीं, वो जो है सो अपना ऑर्डिनेंस लागू हो गया था और वो अनुमोदन होके आ गया था ऑर्डिनेंस का, और विधानमंडल में पारित हो गया है। अनुमोदन जो हुआ है ना, वो उद्योग इंटरमीडिएट उद्योग के लिए वो है, बेसिकली सभी उद्योग के लिए नहीं है वो। नहीं, वो तो है ही ना, जो मौसमी कारखाना होते हैं उन पर वो विशेष उपबंध लागू ही नहीं होते हैं, या जो रुक रख करके काम करने वाले प्रकृति के कारखाना होते हैं उन पर लागू भी नहीं होते हैं। वो उसके कंडीशन में ही है इसके। लेकिन हम लोग क्या, तो हम लोग के यहाँ शायद उसी में किया गया है, आप देखिएगा सबको। नहीं, उसमें नहीं होगा। विशेष उपबंध लगता ही वहां नहीं है, जहाँ मौसमी कारखाना होगा वहां नहीं लगता है। ऐसे फिर इसको हम लोग देख लेंगे एक बार अलग से। 25 के को देख लिया जाएगा। हाँ। उसके बाद इसमें सेक्शन, उसके बाद चैप्टर 11 जो है उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, जो कि एक नया टर्म जुड़ा है यहाँ पे। अनुचित श्रम व्यवहार चैप्टर 12 है। अनुचित श्रम व्यवहार आप लोगों ने आईडी एक्ट में भी पढ़ा होगा। पहले से उसका उन्होंने शेड्यूल बनाया था, इस बार उसको उन्होंने चैप्टर में भी डाला और शेड्यूल में भी डाला है। दंड प्रावधान और मिसलेनियस प्रोविजन, ये टोटल आपको 14 चैप्टर है। और शेड्यूल में जो है, पहला शेड्यूल है कि अस्थायी आदेश के लिए कहाँ कौन कौन विषय पर अस्थायी आदेश बनाना होगा, वो पहला शेड्यूल है। दूसरा है अनुचित श्रम व्यवहार से संबंधित, और तीसरा है सेवा शर्त, वैसे सेवा शर्त जिनके परिवर्तन के लिए नोटिस दिया जाना। अगर कोई चेंजेज होता है तो उससे पहले एम्प्लॉयर को बताना होगा अपने एम्प्लॉय को। तो ये 3 तरह का शेड्यूल इसमें जो है औद्योगिक संबंध संहिता में आपको दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर बात करें तो इसमें फिर वही बात है, आपने ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ा होगा कि कितने मेंबर होने पर आप जो है सो रजिस्टर्ड कर सकते हैं ट्रेड यूनियन में। कोई बताएंगे? ट्रेड यूनियन एक्ट में सचिव के साथ 7 सदस्य होंगे। हाँ, तो वो एलिजिबल होंगे। एक बात मैं बता दूं, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है। एक जगह लिखा रहता है 7, एक जगह लिखा रहता है 10, एक जगह लिखा रहता है 100, या इनमें से जो कम हो। ये 3 टर्म लिखने के बाद आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है? यस सर, होता है। इसको समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। देखिए, अगर सपोज कीजिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री है जहां 50 वर्कर काम करता है, ठीक है? आ रही आवाज? यस सर। हाँ, एक फैक्ट्री है जहां 50 वर्कर काम कर रहा है। एक फैक्ट्री है जहां 100 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है? और एक फैक्ट्री है जहां 1000 वर्कर काम कर रहा है, या 5000 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है? तो 50, या आप इस 10% को पकड़िए, मिनिमम 10%। तो 50 का 10% कितना हुआ?
5 5 100 का 10% पाँच। कितना हुआ 10। 10 अब 5000 का 10% 50 500। 500 सॉरी ठीक है। अब देखिए अगर किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर है तो उसका तो 10% 5 ही हुआ। उस केस में मिनिमम 7 वर्कर होना चाहिए, यानी 5 पर नहीं बनेगा वो, उस केस में मिनिमम 7 होना चाहिए। 700 अगर 100 है तो उसका जो है 10% जो है वो 7 से ज्यादा अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, वहां बन जाएगा 10 पे। और यदि 5000 है तो उसका 10% 500 हुआ, तो उसका 500 होना जरूरी नहीं है, 100 से प्लस हो जाएगा तो वो बना सकता है। क्लियर हुआ? तो सर इसमें जो 500 तो ये इसमें मैक्सिमम 100 ही हो सकते हैं ना? 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 के बाद वो बना सकते हैं। मतलब सर ये 100 से अधिक नहीं हो सकते हैं ना, कि अगर कोई 10% है तो 500 हो गया, तो मैक्सिमम हम 100 ही रख सकते हैं ना उसमें? नहीं, मेंबर का मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 500 रख सकते हैं, 600 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है। कम से कम 100 मेंबर उनको रखना होगा। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ये आपको जो है सो ट्रेड यूनियन एक्ट में ऑलरेडी अभी का भी वर्तमान प्रोविजन जो है ट्रेड यूनियन एक्ट का, उसमें भी यही बातें हैं, कोई नया बात नहीं है, उसी को उन्होंने इसमें रखा है। उसी तरह से विवाद जो होगा, अगर मान लीजिए नियोजक के बीच में और कर्मकार के बीच में, तो विवाद का मध्यस्थता वगैरह के लिए आपसी समझौता से वो उसको मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं। शिक्षा निर्देशन का उन्होंने अलग चैप्टर जोड़ा है। अनुचित श्रम व्यवहार में क्या क्या शामिल होगा, उसमें ऑलरेडी जो अभी के समय में अनुचित श्रम व्यवहार में जो भी फैक्ट है, इन सब पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं अनुचित श्रम व्यवहार या ये सारे पॉइंट्स पे। तो अभी जो अनुचित श्रम व्यवहार में पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को इन्होंने लगभग कवर कर दिया, वही पॉइंट को उन्होंने एज इट इज रखा है और शेड्यूल में भी फिर उसको जोड़ दिया है, इस बार चैप्टर में भी उसको ले आया है। उसी तरह से आपको जो है 100 से कम वाले के लिए उनको जो है सो कम से कम यदि 100 से अधिक श्रमिक है, 100 या उससे ज्यादा, तो उनको अस्थायी आदेश तैयार करना होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने में किन किन बातों के बारे में उसको लिखना है, उसमें जैसे कि श्रमिकों का वर्गीकरण करना होगा कि उनके यहाँ कितने तरह के वर्कर्स हो सकते हैं, काम के घंटे का क्या उनके यहाँ हिसाब किताब होगा, उसके बाद वेतन छुट्टी इन सब के बारे में क्या वो रूल बना रहे हैं। एक तरह से मैंने आपको बताया था कि वो एग्जीक्यूटिव रूल्स होता है उनका, निलंबन के संबंध में या शिकायत निवारण प्रणाली, ये सारी बातों का उसमें जिक्र होगा ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में, यदि 100 से ज्यादा कामगार हैं तो वहां पे। इसके बाद आपको जो है तीसरा एक्ट आता है, तीसरा कोड आता है उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता दिशा। ठीक है, तो ये जो संहिता है इसमें आपको कुल 13 एक्ट को मर्ज किया गया। मैंने बताया था आपको शुरू में, इसमें 13 अधिनियम जो है आपको समाहित है। इसमें आपको कौन कौन सा एक्ट मर्ज कर गया है, एक है फैक्ट्री एक्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा तो कई सारे एक्ट जो हैं सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं इसमें, जैसे फैक्ट्री एक्ट है आपका, माइंस एक्ट है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट है, इसमें भी सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रोविजंस है काफी सारा। बागान श्रम अधिनियम है, ठेका श्रम अधिनियम है। उसके बाद आपको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन एक्ट है, ये काफी चर्चा में रहा था हाल के दिनों में। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट है। उसके बाद आपका ये जो है श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार कर्मचारी अधिनियम या श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी दर नीतन अधिनियम, ये आपको जर्नलिस्ट के लिए लगता है। और पहले जो जर्नलिस्ट की परिभाषा थी उसमें बेसिकली प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट को रखा जाता था। ठीक है, इस बार का जो जर्नलिस्ट का उन्होंने डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। डॉक्स वर्कर कर्मकार सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद विक्रय संवर्धन, सिनेमा कर्मकार और बीड़ी सिगार, ये सारे 13 एक्ट को इन्होंने मर्ज करके इस कोड में डाला है। अगर बात की जाए तो इसमें अभी कुल 14 चैप्टर है। स्थिति वही है क्योंकि अभी तीनों कोड एक ही साथ पारित हुआ है। कुल 14 चैप्टर इसमें भी है, 143 धारा है और 3 अनुसूची है। सबसे लंबा कोड यही है आपका धारा के हिसाब से, इसमें 143 धारा है आपको। अगर इसके चैप्टर की बात की जाए तो आपको जो है फिर वही है, स्टार्टिंग के लिए कौन कब से लागू होगा नहीं होगा, प्रारंभिक है, रजिस्ट्रीकरण कैसे रजिस्ट्री वगैरह करना है नियोजक को, नियोजक का कर्मचारी का क्या कर्तव्य है। उसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्य की अन्य दशाओं का उसमें उल्लेख है। नेक्स्ट चैप्टर जो है कल्याणकारी उपबंध है, क्या क्या वेलफेयर प्रोविजन, अभी भी आप फैक्ट्री एक्ट में पढ़ते होंगे वेलफेयर प्रोविजन, जैसे कि आपको कैंटीन की व्यवस्था कितने वर्कर पर करनी है, कम से कम कितने वर्कर हो जाए तो कैंटीन की व्यवस्था करनी है, 250। हाँ। उसी तरह से आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था या प्राइमरी जो आपको प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था कितने वर्कर पर करनी है,
150 पे है। एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था 500 वर्कर पे है। तो कल्याणकारी प्रोविजन जो पहले के थे मोर और लेस उसी तरीके के हैं इसमें भी। मजदूरी सहित काम के घंटे की छुट्टी, ये जो आप जो पेमेंट देते हैं उसको जो क्या कह सकते हैं, अर्न लीव जो अर्जित करता था काम करने के बाद, साल भर के लगातार काम करने के बाद उसको जो है सो अर्न लीव मिलता था, प्रति 20 दिन के काम पर 1 दिन की छुट्टी। तो वो सारा जिक्र जो है इसमें भी उसी तरीके का है। रजिस्टर का बात है, रिकॉर्ड्स रजिस्टर वगैरह का। यहाँ भी निरीक्षक सह सुकारक लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि निरीक्षक टर्म को इन्होंने थोड़ा सा बार बार अवॉइड किया, यहाँ भी उन्होंने निरीक्षक सह सुकारक लिखे हैं। उसके बाद अलावा एक चैप्टर जोड़ा स्त्रियों के नियोजन के संबंध में स्पेशल प्रोविजन, ठेका श्रमिक और प्रवासी श्रमिक के संबंध में विशेष उपबंध। ये एक चैप्टर है, इसमें 8 भाग है। जैसे उसमें ठेका श्रमिक एक अलग भाग है, प्रवासी श्रमिक है, दृश्य श्रव्य कर्मकार है, खान कर्मकार है, बीड़ी सिगार कर्मकार है, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार है, कारखाना है और बगान है। इस तरह से इसमें 8 चैप्टर हैं। समझ लीजिए सारे एक्ट का जो मेन पॉइंट है इन सब का उन 8 चैप्टर में उसमें इंक्लूड कर रखा है उन्होंने। उसके बाद पेनल्टी प्रोविजन है, सामाजिक सुरक्षा निधि है, ये यहाँ से आया है आपको सोशल सिक्योरिटी कोड से, तो वहां से ही इसको उन्होंने जोड़ दिया है, इसको भी लिंक कर दिया है इससे। और उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन है। तो इस तरह से कुल 14 चैप्टर में ये एक्ट भी आपको समाहित किया गया है। इसमें भी अपनी अनुसूची है। तो 3 अनुसूची में आपको, पहला अनुसूची है हैजार्डस इंडस्ट्री के बारे में, दूसरा है सुरक्षा संबंधी सूची है, और तीसरा आपका है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उनके बारे में, जो बीमारी होती है काम करने के दौरान, उपजीविका जन्य रोग, उनके संबंध में। मेन पॉइंट्स वगैरह इसमें भी मोर और लेस उसी तरीके से हैं। जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये या उससे कम है उन सबको इन्होंने इसमें वर्कर के श्रेणी में रखा है। और उसमें और भी डेफिनेशन है, एम्प्लॉय का डेफिनेशन है, वर्कर का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से है। जो भी प्रतिष्ठान है जब वो संहिता लागू हो जाएगी तो उसके 60 दिन के अंदर इस संहिता के अंतर्गत वो उसको रजिस्टर्ड कराएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद फिर नियोक्ताओं का कर्तव्य, कर्मचारियों का कर्तव्य, इन सब का जिक्र किया गया है इसमें। काम के घंटे का प्रावधान है, महिला श्रमिक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे पहले काम नहीं कर सकती है। पत्रकार 4 हफ्तों में 144 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। इंस्पेक्टर या फैसिलिटेटर जो है सो सारे मामले की जांच कर सकते हैं अगर दुर्घटना वगैरह होती है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड कोड है। निरीक्षण वगैरह करना, इंस्पेक्शन, ये सारा चीज जो भी इंस्पेक्टर का दायित्व है। उसके अलावा इसमें पेनल्टी प्रोविजन भी है। इसका पेनल्टी प्रोविजन जो है सो थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा है। 2 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है कई जगह पे जो है सो अगर रिपीट करते हैं तो उसका जो है सो पेनल्टी प्रोविजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जिसको वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं, उसमें कारावास की सजा नहीं होगी और अधिकतम जुर्माना का वो 50% दे करके इस पर आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जो आपको चाइल्ड लेबर में भी लाया गया था पिछला बार जो अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद जो लास्ट कोड है आपको सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसमें आपको कुल 9 एक्ट्स जो है मर्ज किए गए हैं। एक है वर्कमैन कंपनसेशन, दूसरा है ESI, तीसरा है EPF, चौथा ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले जो है सो रिक्ति की सूचना मांगते थे, तो उसी से संबंधित है नियोजनालय रिक्तियों की अनिवार्य सूचना अधिनियम 1959। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेच्युटी, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम और BOCW। एक चीज आप देखे होंगे कि BOCW का ये जो है एक्ट जो है उन्होंने उसको रखा है इसमें किसमें, OSH कोड में, ठीक है। और BOCW का जो शेष वाला एक्ट है उसको उन्होंने रख दिया है सोशल सिक्योरिटी में, क्योंकि वो फंड से रिलेटेड है, तो इसको उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कोड में रखा है। तो ये कुल 9 एक्ट इसमें जो है आपको मर्ज किया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता में। इसकी स्थिति भी वही है, अभी तो पारित ही हुआ है, लागू नहीं है। इसमें कुल 14 चैप्टर है, लेकिन सेक्शन 164 ही है और 7 अनुसूची है इसमें जो 14 चैप्टर हैं उसमें आपको हो गया वही प्राइमरी चैप्टर हो गया जो डेफिनेशन वगैरह उसमें होगा, सामाजिक सुरक्षा संगठन सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि से रिलेटेड जो आप उसको कहते थे EPF या PF, तो उससे रिलेटेड है। उसके बाद ESI एक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर। ग्रेच्युटी से रिलेटेड 5वां चैप्टर है। मैटरनिटी से रिलेटेड 6ठा चैप्टर है और कंपनसेशन से रिलेटेड 7वां चैप्टर है। BOCW वर्कर से रिलेटेड 8वां चैप्टर है। 9th चैप्टर है सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह से रिलेटेड 10वां चैप्टर है। अथॉरिटीज जो भी होंगे उनसे रिलेटेड 11th। पेनल्टी प्रोविजन, नियोजन की सूचना, मॉनिटरिंग और प्रक्रिया। तो कुल इस तरह से 14 चैप्टर में उन्होंने इस पूरे सामाजिक सुरक्षा संहिता को रखा है। इसमें भी जो पेनल्टी प्रोविजन है उसको बहुत तगड़ा बनाया गया है। इसमें जो टोटल अनुसूची है वो 7 अनुसूची है, ठीक है, अलग अलग तरीके का। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो EPF और ESI एक्ट है उसके बारे में क्लियर लिख दिया है कि ये EPF और ESI का जो चैप्टर है वो
स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार होगी। यानी उन 2 चैप्टर पे स्टेट को काम नहीं करना है, उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उस पर स्टेट को काम करना है। इसमें जो है सोशल सिक्योरिटी फंड का जो है सो जिक्र किया गया है, सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा और उससे ही जो है सो वर्कर्स को बेनिफिट दिया जाएगा, उस सब के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्कर होते थे जो कि वर्कर के कवरेज में नहीं आते थे, जैसे गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं। गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स इस तरह का वर्कर हुआ जैसे कि ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अब घर पे ही बैठ करके वो जो है सो किसी को सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो वर्कर की श्रेणी में नहीं आ पाता था। तो इस तरह के वर्कर्स को उन्होंने जो इसमें जो है तो शामिल किया गया है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, असंगठित श्रमिक में या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसका बहुत ही वाइड कवरेज बनाया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता के, ताकि जितने भी तरीके के लोग हैं, मोटा मोटी ऐसे ही समझ लीजिए कि जो आपको सरकारी नौकरी में है या बिजनेस में है बहुत बड़े, उनको छोड़ करके जो छोटे मोटे स्वरोजगार में शामिल है और जो वर्कर्स है, सारे तरह के वर्कर, वो ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, सबके सब इसमें जो है कवर्ड हो जा रहे हैं। इसमें ईपीएफ ईएसआई के लिए वही चीज है जो अभी जैसे ईपीएफ में आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो 12% का कंट्रीब्यूशन लगता है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय को। इसमें इन्होंने जो है 10% का फिलहाल रखा है और इसमें समय के साथ इसको फिर वो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें भी कई तरह के पेनल्टी प्रोविजन है कि जैसे मान लीजिए ईएसआई के लिए या ईपीएफ के लिए अंशदान का भुगतान लेने के बाद यदि उसको जमा नहीं करेगा नियोजक, तो उसको 1 साल तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये उस एक्ट में भी है अभी के समय, लेकिन इतना फाइन उसका तगड़ा नहीं है, कमजोर है आज के समय में। मजदूरी से यदि अनाधिकृत कटौती कर लेते हैं तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना का उन्होंने रखा है। ग्रेचुटी नहीं देंगे तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक का कारावास या दोनों हो सकता है। उसी तरह अगर इंस्पेक्टर यदि काम करने पहुंचा और उसको बाधा पहुंचा रहे हैं तो 50,000 रुपए तक का उसमें जुर्माना है या फिर आपको 6 महीने का जो है उसमें जेल है। उसी प्रकार से यदि कोई भी अपराध को वो दोहराते हैं जो पहले उन्होंने कर रखा था, तो 2 लाख तक का उसमें जुर्माना और 2 साल तक का जो है जेल का प्रावधान इसमें किया गया है। ये आपका मोटा मोटा जो है चारों कोड का इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स था।